कहानी का ये 12वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। दोपहर होने वाली थी जब वो लोग जयपुर के लिए निकल रहे थे और रात को वो वहां पहुंचने वाले थे। वैसे भी रतन जी और नर्मदा जी चाहते थे और रात को ही वो लोग पहुंचे ताकि ज्यादा लोगों की नजर अमारा पर ना पड़े। रात तक वो लोग वहां पहुंच चुके थे। अमार ने देखा वो बहुत बड़ी हवेली थी, पूरी तरह से राजाओं के महलों की जैसी होती है वैसी ही थी। भाभी साहब, सानवी झट से आकर अमारा के गले लग गई। उसे अमारा बहुत पसंद आई थी। ऊपर से वीर ने अपनी पसंद से उससे शादी की थी। उसे इसकी बहुत खुशी हुई थी। सानवी बेटा, तुम अमारा को अपने कमरे में ले जाओ। कुछ पूजा भी करनी है कुल देवता की, इसलिए दोनों को कुछ दिन एक साथ नहीं रहना है, दादी सा ने कहा। वीर ने एक बार अमारा को गौर से देखा। अब फिर से उससे दूर रहूं? वीर ने लंबी सांस ली और अपने मन में बोला। अमारा सानवी के साथ उसके कमरे में चली गई। अमारा फ्रेश होकर नीचे आई। सानवी के साथ उसने सबके पांव छुए। माला, नीलम, बहू के कमरे में ही भोजन पहुंचा दिया जाए, वो वहीं रात का खाना खाएंगी, दादी सा ने दोनों दासियों को आदेश दिया। जी बड़ी रानी साहब, दोनों दासियां सानवी के कमरे में भोजन लेकर चली गईं। दूसरे दिन घर पर मेहमान आने शुरू हो गए थे। अमारा और वीर की शादी के कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन दोनों मिल नहीं पा रहे थे। खैर, 2 से 3 दिन बीत गए, लेकिन पूजा अभी तक नहीं हुई थी। वीर मौका देखकर अमारा के पास जाता, लेकिन हमेशा वहां कोई ना कोई होता और वो बस उसे देख कर ही लौट आता। लेकिन आज सुबह अमारा को दादी सा ने तैयार किया। उसे राजघराने के वस्त्र धारण करवाए। वो पीले और लाल रंग की राजस्थानी पोशाक में थी। गले में भारी रानी हार, हाथों में बाजूबंद, कमर में कमरबंद, बहुत सारे रानियों वाले जेवर उसने पहने थे। अमारा खुद को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई आईने में, क्योंकि वह बहुत सुंदर लग रही थी। चलो हमारे साथ, नर्मदा जी उसे लेने आई थी। सारे रिश्तेदार अमारा को देखते रह गए, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। हवेली के अंदर से ही सुरंग नुमा जगह पर एक मंदिर था, जिसमें अमारा को पूजा करनी थी। उसने ध्यान लगाकर सब कुछ किया। दादी सा थोड़ी हैरान थी, क्योंकि वो बहुत ही कठिन पूजा थी। हर कोई उस पूजा में चूका था, लेकिन पहली बार में ही अमारा ने आराम से पूजा कर ली थी। इधर वीर भी पूजा में बैठा हुआ था। उसने सफेद कुर्ता धोती पहना हुआ था। उसके कंधे पर भगवा वस्त्र था, गमछे जैसा। वीर भी ध्यान लगाकर पूजा कर रहा था। वो भी इन सब में कोई चूक नहीं चाहता था। दादी सा अमारा से बहुत प्रभावित हुई थी। अमारा कठिन से कठिन विधि बड़े आराम से कर रही थी। पूजा समाप्त हुई और अमारा ने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। अमार ने अंत में भगवान का आशीर्वाद दिया। फिर राज पुरोहित जी के पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। बेटी, आप जल्दी ही एक योग्य पुत्र को जन्म देंगी और वो इस राजघराने की ख्याति को चारों दिशाओं में फैलाएगा, मेरा आशीर्वाद है। अमारा का चेहरा नीचे झुक गया। दादी सा आश्चर्य से अमारा को देखने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि राज पुरोहित जी ने अमारा को ऐसा आशीर्वाद दिया है। वो हवेली में आ गई थी। अमारा सानवी के कमरे में थी। दादी सा ने एक कमरा तैयार करवाया था अमारा और वीर के लिए। ये कमरा कोई मामूली कमरा नहीं था। इसमें दादी सा और वीर के दादा साहब रहते थे। शादी की पहली रात उन्होंने उसमें ही गुजारी थी। दादी सा को ऐसा करते देखकर नर्मदा जी थोड़ी चिंता में पड़ गई और उन्होंने दादी सा से आखिर पूछ ही लिया। माँ साहब, ये क्या कर रही हैं? नर्मदा जी ने पूछा तो दादी साहब बोली, बहू, हमें ये करना ही होगा, क्योंकि राज पुरोहित जी के मुंह से कुछ शब्द निकले हैं जो कि सच होकर रहेंगे और हमें लगता है कि हमारे घर में वारिस सिर्फ अमारा ही दे सकती है। नर्मदा जी चौंक गई, फिर हैरानी से बोली, क्या कह रही हैं आप माँ साहब? दादी साहब बोली, तुम्हें पता है ना नर्मदा, उनके मुंह से निकला आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता और आज पुरोहित जी ने अमारा को जल्दी ही एक पुत्र के होने का आशीर्वाद दिया है, इसलिए हमें ये करना ही होगा। दादी सा ने कमरे को बड़े ही भव्य तरीके से सजवाया था। वो खुश थी, पर साथ ही साथ उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत उदासी भी थी।
कहाँ वो दूसरे राजघराने की राजकुमारियों को तलाश कर रही थी अपने पोते के लिए, और कहाँ राज पुरोहित जी ने अमारा को आशीर्वाद दे दिया था इस खानदान के वारिस के लिए। अमारा सानवी के कमरे में थी। उसे आज व्रत ही रखना था, इसलिए उसने थोड़ा सा प्रसाद खाया था। उसे फिर से अच्छे से तैयार किया गया। वीर ने भी थोड़ा सा सबके साथ खाना खा लिया था। उसे ये सब मालूम नहीं था कि आज वो और अमारा एक साथ रहने वाले थे, वो भी दूसरे कमरे में। शादी की विधियां शुरू हो रही थी कल से, इसलिए आहान भी अपनी फैमिली के साथ आया था। वो तो सीधा आकर वीर के गले ही लग गया। उसे बहुत खुशी हुई जानकर कि वीर ने अमारा से शादी कर ली थी। वीर, तुमने बड़ी हिम्मत वाली बात कर दी। तुम और अमारा जी एक हो गए, वो एक्साइटेड होते हुए बोला। वीर उसे घूर कर बोला। अमारा जी नहीं, भाभी बोलो, समझे? आहान मुस्कुराकर बोला। ओह सॉरी, भाभी जी ही बोलूंगा यार। हंसी मजाक का दौर चल रहा था। भाभी साहब, सानवी ने कहा जब अमारा बालकनी में खड़ी थी। हाँ, अमारा उसकी तरफ पलट गई। भाभी साहब, आपको कमरे में ले जाना था। चलिए, आज स्पेशल रूम तैयार किया गया है आपके और भाई साहब के लिए। अमारा की नजरें तो नीचे झुक गई। उसने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। उनकी शादी को 1 महीना होने को था। सानवी ने अमारा के घूंघट को नीचे किया और उसे कमरे में ले जाने लगी। दादी साहब और नर्मदा जी उन्हें वहीं मिल गई। अमारा उन्हें देखकर सकपका गई। छोटी बहू, दादी साहब ने अमारा को कहा। जी दादी साहब। अमारा रुक गई सानवी के साथ। कल हम एक पूजा करेंगे सुबह 8 बजे के आसपास, तो आप तैयार हो जाएंगी। ये पूजा आप और वीर करेंगे, इसलिए उन्हें बता दीजिएगा। जी दादी साहब, अमार ने धीरे से कहा। सानवी उसे जल्दी से कमरे में ले आई। ओहो भाभी साहब, अभी तक आप और भाई साहब एक साथ कमरे में आए भी नहीं, और दादी साहब के अनुशासन, बाप रे। कोई बात नहीं सानवी, हम राणा साहब को बता देंगे। अमार ने धीरे से कहा। ओहो भाभी साहब, आप भाई साहब को राणा साहब बोलते हो, सो क्यूट ना। इसे भाई साहब को इतना प्यार करते हैं। अमारा भला क्या बोलती, वो चुप हो गई। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। ठीक है भाभी साहब, ये गिलास दूध का, और हाँ, इंजॉय कीजिए। वैसे भी भाई साहब आपको रात भर सोने कहाँ देंगे। सानवी आप। अमारा इतना ही बोल पाई जब दरवाजे की तरफ कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ठीक है भाभी साहब, भाई साहब आ रहे हैं, अब मुझे चलना चाहिए। सानवी जल्दी से निकल कर भाग गई। अमारा एक साइड खड़ी हो गई। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन आज वीर के कमरे में आने से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वीर कमरे में आया। कमरा काफी बड़ा था। चारों तरफ दिए जले हुए थे। उसकी मध्यम सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। वीर कमरे में आया, उसने दरवाजे को लगा दिया। वो अमारा की तरफ मुड़ा। अमारा एक कोने में खड़ी थी। उसने घूंघट ओढ़ रखा था। वीर उसकी तरफ बढ़ गया। वीर के कंधे पर एक भगवा वस्त्र था, जिसे उसने उतार कर बिस्तर पर रख दिया। ये दूध। अमारा ने कांपते हाथों से दूध वीर की तरफ बढ़ा दिया। वीर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और टेबल पर रख दिया। क्या हुआ, तुम मुझसे डर रही हो? वीर ने अमारा के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ किया। नहीं, बस हमें अजीब सी बेचैनी हो रही है राणा साहब, वो सब कुछ चाहते हुए बोली। वीर ने अमारा को बिस्तर पर बिठाया और घूंघट एक साइड कर दिया। उसकी नसें अमारा पर ही अटक गई। अमार ने अब भी नसें नीचे कर रखी थी। वीर नीचे बैठ गया। अमारा बेड पर बैठी हुई थी। वीर को ऐसा करते देखकर अमारा हड़बड़ा गई। ये क्या कर रहे हैं आप? चुप। वीर ने अमारा के होठों पर उंगली रख दी और बोला, मुझे तुम्हें देखना है, तुम ऐसे ही बैठे रहो। अमारा हिचकिचाते हुए बोली, राणा साहब आप नीचे क्यों बैठे हैं? वीर ने अमारा के दोनों हाथों को चूम लिया और उसके पैरों को अपने घुटने पर रखा। अमारा 1 मिनट के लिए डर गई। आखिर वीर क्या कर रहा था? ये क्या कर रहे हैं हमारे पैर क्यों? अमारा ने इतना ही कहा था कि वीर ने एक पायल निकाली और अमारा के पैरों में पहनाने लगा। ये पायल मुझे पहनाने दो, मैं हमेशा इनकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। अमारा की आंखें भर आई पहली बार। ये खुशी के आंसू थे उसकी आंखों में। वीर उसे कितना चाहता था। वीर ने अमारा के माथे को चूम लिया। अमारा ने अपने पैरों को खींचना चाहा, लेकिन वीर ने नहीं छोड़ा। इसमें क्या गलत है? वो अमारा को देखते हुए बोला।
अमारा बोली, आप हमारे पाँव छुए ये अच्छा नहीं लगता है राणा साहब। वीर बोला, इसमें कुछ गलत नहीं है। जब पत्नी पति के पैरों को छू सकती है तो पति क्यों नहीं? दोनों एक दूसरे के आधे अंग के मालिक होते हैं ना, या फिर दोनों आधे आधे होते हैं? फिर तो दोनों बराबर हुए। और तुम हमेशा मेरे ऊपर हो क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी को संवारा है और मैं हमेशा तुम्हें खुद से ऊपर रखना चाहता हूँ। तुम जितना मुझे जानती हो ना अमारा, शायद ही मैं खुद को इतना जान पाया हूँ। अमारा भी वीर के साथ नीचे बैठ गई। उसने कांपते हाथों से वीर के चेहरे को छुआ। उसे इस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे राणा साहब। आज तक हमने कभी नहीं जाना प्यार क्या होता है, लेकिन आपसे मिलने के बाद हमें पता नहीं क्यों अजीब सा महसूस होने लगा। हम ना चाहते हुए भी आपके करीब चले आते थे। हमें फर्क पड़ता था जब आप हमसे दूर होते थे। हमें अजीब सी घबराहट, अजीब सी बेचैनी होती थी राणा साहब। लेकिन सच कहते हैं, हमने कभी भी आपको पाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि हमें मालूम था शायद हम आपके लायक थे ही नहीं। ना ही हमने आपके कभी कोई सपने देखे। हमने हमेशा आपको खुश देखना चाहा। वीर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, लेकिन मैं तुमसे दूर रहकर खुश कैसे रह सकता था हमारा? मेरी सांसों के हर एक धागे में तुम्हारा नाम था। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें मेरे जहन में हमेशा बसी हुई थी। जब से तुमसे मिला हूं तब से मैं हमेशा तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। वे ने उसके सिर को चूम लिया। इधर संग्राम आज क्लब में था। वो वहां बहुत देर से बैठा हुआ था। उसके आसपास कई लड़कियां थीं जो कि उसकी खातिरदारी करने में लगी हुई थी। संग्राम भी खूब पैसा उड़ा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, वो एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। ऊपर से उसने अमेरिका में भी खूब पैसे कमाए थे, लेकिन उसके जहन से अमारा निकल नहीं रही थी। उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी। उसे अमारा को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। संग्राम को अनिका से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जो होता देखा जाता। आखिर अमारा में ऐसी कौन सी बात थी जो संग्राम अब तक भूल नहीं पाया था? उसकी मासूमियत, उसका मासूम सा चेहरा और भी मासूम हो जाता था। जब संग्राम अपनी मनमानी करता और वो सिसकती थी, दया की भीख मांगती थी, तभी संग्राम को एहसास हुआ जैसे उसके सामने अमारा खड़ी होकर मुस्कुरा रही हो। वो फिर से सामने देखने लगा। उसे यही एहसास हो रहा था अमारा ही है उसके सामने। संग्राम को अब शराब पीने के बाद अमारा ही दिखाई देती थी। वो उसके पास जाने की कोशिश करता और अमारा मुस्कुराते हुए जाने लगती, और जब संग्राम उसके सामने पहुंचता अमारा रोने लगती। उसे देखकर अपने चेहरे को छुपाती और जोर जोर से रोने लगती। उससे रिक्वेस्ट करती कि वो उसे घर जाने दे, उसे छोड़ दे। संग्राम होश में होता तो बीती बातों को याद करता। कैसे उसने अमारा को तड़पाया था, कैसे उसने उसे अपना शिकार बनाया था। उसके और अनीका के रिश्ते में कोई सुधार नहीं था। वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। इधर जयपुर में अपने बड़े से सजे हुए कमरे में अमारा और वीर एक दूसरे को ही देख रहे थे। वीर ने अमारा के अधरों को अपने अधरों में कैद कर लिया। अमार ने अपनी आंखें बंद कर ली। वीर आगे बढ़ा और अमारा को गोद में उठा लिया। अमारा ने भी वीर के कंधे को पकड़ लिया था। सामने रखा हुआ दूध उसने अमारा को पीने के लिए कहा। अमार ने 2 घूंट पिया। वीर ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके होंठों पर उंगलियां फेर कर दूध साफ किया। वे ने धीरे से उसके घूंघट को निकाल दिया था और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। अमार ने अपना चेहरा वीर की बाहों में छुपा लिया। वीर ने अमारा को अपने और करीब कर लिया। वो आज अमारा को बहुत प्यार करना चाहता था, अपने बीच की हर दूरी मिटाना चाहता था। अमारा की मौन सहमति भी उसे मिल गई थी। अमारा भी अब वीर की हो जाना चाहती थी। आज वो अपने प्यार के साथ थी और वीर को पाकर उसका दिल, उसकी आत्मा सब तृप्त हो गए थे। जितने भगवान ने उसे कष्ट दिए वो आज वीर जैसा जीवन साथी पाकर सब भूल गई थी और अब बस वीर को महसूस कर रही थी, जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसने आज वीर को संपूर्ण समर्पण कर दिया। वीर और अमारा एक दूसरे को बाहों में भरकर प्यार कर रहे थे। उनका प्यार सारे जहां की बंदिशें तोड़कर परवान चढ़ चुका था। सुबह के समय पूरी हवेली फूलों से सजी हुई थी। रात भर सजावट का काम चला था।
सुबह के कुछ 6 बजे होंगे। ज्यादातर लोग सो ही रहे थे क्योंकि रात को देर तक पूजा हुई। फिर ये सजावट का काम, ठंड की वजह से सबको आलस भी आ रहा था। अमारा की नींद खुली तो उसने खुद को वीर की बाहों में पाया। दोनों कंबल में लिपटे हुए थे, ठंड भी लग रही थी। अमारा ने उठने की कोशिश की लेकिन वीर ने उसे फिर से पकड़ लिया। वो भी उठ चुका था। उसने अमारा के सिर पर हाथ फेरा और उसके माथे को चूम लिया। अमारा ने धीरे से कहा, हमें उठना होगा क्योंकि दादी सा ने कहा था आज पूजा है। अभी बहुत सुबह है, पूजा 8 बजे होनी है, इसलिए अभी कहीं नहीं जाना, वीर ने बड़े प्यार से कहा। अमार ने सामने घड़ी देखी, सच में सुबह के 6 बजे थे। वीर ने उसके चेहरे को देखा तो अमार ने खुद को वीर की बाहों में छुपा लिया। वीर ने अमारा के बालों को सहलाया और बोला, मुझसे इतनी शर्म क्यों, मैं तुम्हारा पति हूँ। अमारा शर्मा कर बोली, हाँ फिर भी हमें आपसे शर्म आ रही है। अमारा, वीर ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की तुम्हारे साथ। वीर उसके चेहरे को देखते हुए बोला। अमारा भी वीर को देखने लगी। नहीं राणा साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। आपने तो हमेशा हमारी इच्छा का मान रखा है और इस प्यार में हमारी सहमति भी थी। हम भी चाहते थे कि आप अपने पति होने का हक हमसे लें। आप हमारे पति हैं, हम सिर्फ आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे। वीर ने उसके सिर को चूम लिया। दोनों रेडी हुए और नीचे आ गए। आज वीर का चेहरा कुछ ज्यादा ही खिला हुआ था। सभी उसे ही देख रहे थे। अमार ने लंबा सा घूंघट किया हुआ था जो कि वहां का रिवाज था। दादी सा ने दोनों को आसन पर बैठने को कहा। राजपुरोहित जी ने पूजा शुरू की। सारे रिश्तेदार आ चुके थे। नर्मदा जी ने अमार से सबको मिलवाया। ज्यादातर रिश्तेदारों को मसाला मिल चुका था। हमेशा शिकायत करने का, क्योंकि राजघराने का इकलौता बेटा ऐसे ही लड़की को बिहा लाया था कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। खैर, वीर और अमारा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि वीर ने अमारा को पहले ही समझा दिया था कि कोई कुछ भी कहे लेकिन वो हमेशा उसके साथ है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अमारा भी वीर की खुशी में खुश थी। उसे भी लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहां टोटल 4 लड़कियां आई हुई थी जो कि वीर को रिझाने की नाकाम कोशिशों में लगी हुई थी। अमारा भी समझती थी उनकी नजरें, लेकिन वो जानती थी वीर के आगे दाना डालना बेकार है। सानवी अमारा से बोली, भाभी साहब आप मेरे साथ बैठो ना। सानवी ने जबरदस्ती अमारा को अपने बगल में बिठा लिया। जब उसकी हल्दी थी, लेकिन सानवी हम कैसे? अमारा इतना ही बोल पाई। बैठ जाओ बहू, दादी ने कहा। अमारा सानवी की बगल में बैठ गई। वो राजघराने की शादी थी, न्यूज में आना तो लाजमी था। अमारा की तस्वीरें भी छप गई थी। संग्राम अपने घर में था। उसने न्यूज़पेपर पर हाथ फेरा। कितने खुश हो ना तुम उस वीर के घर वालों के साथ, मुझे तो भूल गई होंगी तुम। वो खुद ब खुद बोले जा रहा था, लेकिन नहीं अमारा, तुम मुझे भूल जाओ ये कैसे हो सकता है, बोलो। हाँ बेटा, तुम पागल हो रहे हो। और वहां वो फूल वाली राजघराने की बहू बनकर बैठी है। वीर प्रताप सिंह राणा ने तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटा है, अब क्या चाहते हो? जाने दो, उस लड़की को भूल जाओ वरना वीर इस बार तुम्हारी जान ले लेगा, विशाखा जी ने संग्राम को समझाते हुए कहा। संग्राम गुस्से में बोला, मॉम बस करेंगे आप, कोई जरूरी तो नहीं हमेशा जीत उसकी ही हो। विशाखा जी बोली, बेटा अब तुम अमारा को लाकर करोगी भी क्या? अब तो वो उस खानदान की बहू बन गई है। अब सब लोग उसे जानते हैं, अब कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है अब अमारा वो अमारा रही ही नहीं, उसके तेवर ही बदल चुके हैं। संग्राम जिद पर अड़ा था। नहीं मॉम, वो आएगी मेरे पास, मैं इस बार उसे जाने ही नहीं दूंगा। अभी भी देरी नहीं हुई है, वो मेरे पास रहेगी। विशाखा जी बोली, तुम खुद को फिर से मुसीबत में डालने की तैयारी कर रहे हो सैम, छोड़ दो ये सब, कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। लेकिन संग्राम अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं अमारा को ले आऊंगा मॉम, बस एक बार आने दो उसे, फिर मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा।
इधर जयपुर में सुबह के समय मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था। हवेली में अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो चुकी थी। रस्में शुरू हो चुकी थी। अमारा भी साथ थी। हल्दी की रस्म थी जिसमें सभी ने अमारा को ढेर सारी हल्दी लगा दी थी। वैसे तो वीर किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था, इसलिए सभी वीर से डरते ही थे, जो कि उसके रिश्तेदार थे। लेकिन फिर भी वीर की कुछ कजिन्स थे, उसे जबरदस्ती हल्दी लगा ही दी। देर शाम तक रस्में होती रहीं। वैसे तो अमारा बहुत सुंदर थी और मिलनसार भी, लेकिन औरतों को उसके खानदान के बारे में जानना था। वे की दादी साहब के सामने तो किसी की कोई हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो गुपचुप नर्मदा जी और सुनंदा जी से पूछ ही लेती। आज शाम को अमार ने मीठे में खीर बनाई थी, क्योंकि सुबह पूजा होने की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था उसे। सभी खाना खाने लगे। अमारा तो कमरे में ही खाने वाली थी, इसलिए वीर ने भी झूठ बोल दिया उसे भूख नहीं है। वो अमारा के साथ डिनर करना चाहता था। अमारा अपने कमरे में आई तो साथ साथ दो औरतें भी उसका खाना लेकर आ गई। आप इसे यहाँ रख दीजिए, हम खा लेंगे, अमार ने कहा तो वो दोनों चली गई। अमार ने दरवाज़ा लॉक किया। उसके लहंगे पर बहुत सारी हल्दी लगी हुई थी, इसलिए उसने पहले चेंज करने का सोचा। अमार ने दुपट्टा निकाल दिया और आईने में देखने लगी। उसके चेहरे, गर्दन और गर्दन के आसपास बहुत सारी हल्दी लगी हुई थी। तभी वे वॉशरूम से निकला। उसने सिर्फ टॉवल पहन रखा था, शायद वो नहा रहा था। आप? अमार ने आश्चर्य से वीर को देखा। वीर उसके करीब आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। अमारा बोली, हमारे शरीर में हल्दी लगी है, आपके शरीर पर भी लग जाएगी, लग जाने दो ना। वीर ने ये बोलकर उसे अपने बहुत करीब कर लिया। आपने खाना खाया? अमारा बात को बदलना चाहती थी। नहीं, अभी नहीं खाया, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। पहले तुम्हें वॉशरूम ले चलता हूँ, तुम खुद से नहा नहीं पाओगी, बहुत ज़्यादा हल्दी लगी है। वीर ने अमारा को गोद में उठाया और वॉशरूम में घुस गया। उसने शावर ऑन किया और अमारा के साथ भीगने लगा। अमारा वीर के ऐसे अचानक करने से शर्म से लाल हो गई। वीर उसके चेहरे और गर्दन पर लगी हल्दी को साफ कर रहा था। दोनों भीग रहे थे। हमें ठंड लग रही है, अमारा ने कहा। वीर ने उसे बाथरोब पहना दिया। अमारा और वीर बाहर आ गए। वीर ने सिर्फ ट्राउजर ही पहना था और अमार ने बाथरोब। दोनों ने पहले खाना खाया। अमारा वीर की तरफ चोर निगाहों से ही देख रही थी और यह सब देखकर वीर मुस्कुरा रहा था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वीर ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। कुछ नहीं, हम चेंज कर लेते हैं। अमारा जैसे ही उठने को ही वीर ने उसे अपनी गोद में खींच लिया और जोर से पकड़ लिया। तभी लाइट चली गई अचानक से। अमार ने मुड़कर वीर को जोर से गले लगा लिया। तुम्हें डर लग रहा है? वीर उसके कानों में बोला। अमारा धीरे से बोली, हाँ। वीर बोला, कोई बात नहीं, बाहर डेकोरेशन का काम चल रहा है ना, इसलिए लाइट ऑफ हो गई होगी, अभी आ जाएगी। चलो अब मैं इस चीज़ का फायदा उठाता हूँ और तुम्हें। वीर ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। फिर वो उसके गालों को सहलाने लगा। वीर अमारा के ऊपर झुका हुआ था। उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने करीब कर लिया और उसके अधरों को अपने अधरों में कैद कर लिया। अमारा के दोनों हाथ वीर की गर्दन कभी उसकी पीठ पर जाते। वीर ने अमारा को खुद में जोर से समेटा और प्यार करने लगा। इधर अनीका अपने घर पर बैठी हुई थी जब विशाखा जी ने वहां कदम रखा। हेलो एनी बेटा, कैसी हो? विशाखा जी ने बड़े प्यार से कहा। अनीका अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। उसके मुंह में च्युइंगम था, वो उसे चबाती रही। उसने बस एक नज़र विशाखा जी पर डाली और फिर मोबाइल देखने लगी। ओ वैशु, तुम आई हो, बैठो। वंदना जी आकर उनके बगल में बैठते हुए बोली। लेकिन अनीका ने एक भी शब्द नहीं कहा विशाखा जी से। विशाखा जी बोली, मैं ये कहना चाहती थी वंदना, जो भी हुआ एनी और सैम के बीच अभी बस खत्म हो, यही सही होगा, क्योंकि ऐसे सिर्फ रिश्ते खराब होंगे और कुछ नहीं। वंदना जी रुखे स्वर में बोली, देखो वैशु, मैं इसे कुछ नहीं समझा सकती। सैम कुछ समझता ही नहीं है और मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है जो उसे ऐसे ही छोड़ दूं। हाँ, नहीं कर सकती वो बच्चा केरी, नहीं बन सकती माँ। इसका क्या मतलब है सैम उस 2 कौड़ी की लड़की को लेकर आता? विशाखा जी बोली।
अब वो कभी इनकी लाइफ में नहीं आएगी, उसकी शादी हो चुकी है। विशाखा जी ने कहा तो वंदना जी चौंक गई। क्या शादी? उसकी शादी हो गई? किससे हुई है उसकी शादी? वंदना जी ने सदमे से पूछा। अनिका बोली, मॉम, उसकी शादी वीर प्रताप सिंह राणा से हुई है, जो कि जयपुर के बड़े डायमंड बिजनेसमैन रतन प्रताप सिंह राणा का बेटा है। अनिका ने कहा तो वो आश्चर्य से बोली, व्हाट? वो फूल वाली राणा खानदान की बहू? मैंने सुना है वो जयपुर के राजघराने से आते हैं। वंदना जी भी भारी सदमे में पहुंच गई थी ये सुनकर। विशाखा जी बोली, हाँ वंदना, जो भी सुना है तुमने सब सही है। वो वीर प्रताप सिंह राणा की बीवी है अब। वंदना जी हैरानी से बोली, ये कैसे हुआ? विशाखा जी मुंह बनाते हुए बोली, वो हमारे साथ मनाली गई थी, तभी होटल में रुके थे 2 सालों के लिए, और वहीं वीर प्रताप सिंह राणा भी रहता था। बस वहीं से उसने फंसा लिया। वंदना जी विशाखा की बात सुनकर बोली, एनी, तो तुम फिर किस लिए डर रही हो? सैम अब तुम्हारा ही है, फिर क्यों बेटा अपने रिलेशन को खराब कर रही हो? उस फूलवानी ने तो अपना घर बसा लिया, अब तुम भी जाओ और अपना घर बसाओ। अनीका चिढ़कर बोली, मॉम, उसकी शादी हो गई, फिर भी सैम नहीं मानता। सैम को उससे बच्चा चाहिए। वो अब भी सपने देख रहा है उसे पाने के। अब आप ही बोलो, मैं क्या करूं? कुछ नहीं होगा उसके सपने देखने से अनी। तुम चलो और दोनों साथ रहो। ऐसे दूर रहोगी तो सैम तुमसे और दूर हो जाएगा। विशाखा जी ने उसे समझाते हुए कहा। वो अनीका का करोड़ों का बिजनेस और प्रॉपर्टी अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थी। सारा खेल ही प्रॉपर्टी का था। अमारा अगर अमीर होती, उसके नाम पर प्रॉपर्टी होती, तो विशाखा जी उसे अपनी बहू स्वीकार कर लेती। पर बेचारी अमारे के पास तो कुछ भी नहीं था। वो एक मामूली फूल बेचने वाले की बेटी थी। अमारे से इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर विशाखा जी संग्राम को सही शिक्षा देती तो वो अमारा को 2 दिनों तक बंदी नहीं बनाकर रखता और ना ही उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता। उसको अमारा अगर पसंद आ भी गई थी तो वो उसके घर रिश्ता भेजता और शादी करके एक सुकून की जिंदगी गुजारता। पर विशाखा जी की गलत परवरिश और शिक्षा ने ही संग्राम को आज बर्बाद कर दिया था। खैर, जो भी हुआ, अनिका मान गई और जाने के लिए रेडी हो गई। लेकिन संग्राम इन सब से बेखबर था। उसकी तो रातें अब नाइट क्लब की लड़कियों के साथ गुजरती। वो हर लड़की में अमारा को देखता और उसके साथ रिश्ते कायम करता। पर उन लड़कियों में और अमारा में जमीन आसमान का फर्क था। वो अमारा की जगह कभी नहीं ले सकती थी। संग्राम को जब अमारा के ना होने का एहसास होता तो वो छटपटाने लगता और खींच जाता, फिर नशे में ही बड़बड़ाता रहता। इधर जयपुर में अमारा की आंखें आधी रात को खुली। वीर उससे लिपटा हुआ था। अमारा ने अपने कपड़ों को सही किया और वीर को देखने लगी। अमारा की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो वीर के चेहरे को देख रही थी। वो कितना मासूम लग रहा था। कहाँ अमारा ने जीने की आस ही छोड़ दी थी और कहाँ वीर ने उसकी जिंदगी को एक पल में ही बदल दिया था। ना चाहते हुए भी अमारा वीर की हो गई थी। उसे वीर पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने धीरे से वीर के गाल पर किस कर लिया और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। खैर, वीर थका हुआ था और गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए उसे खबर नहीं हुई कि उसकी प्यारी बीवी क्या कर रही है। अमारा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो वीर की बाहों में फिर से सुकून से सो गई। इधर संग्राम होटल के कमरे में किसी लड़की के साथ था। आज फिर उसे उस लड़की में अमारा ही दिखाई दे रही थी। खैर, उस लड़की को इससे क्या? उसे बस अपना काम करना था, संग्राम को खुश करना था। बाकी पैसे मिलने के बाद वो किसी को नहीं जानती थी। वे ने जितना जिम्मा बिजनेस में अरिजीत जी के लिए लिया था वो पूरा कर चुके थे। उसने उसमें अच्छे खासे पैसे लगाए थे। अरिजीत जी भी वीर से खुश थे, बस उन्हें अमारा से प्रॉब्लम हो रही थी। पहले वो अमारा को उसकी औकात दिखा चुके थे, पर अब कहाँ अमारा ने एक ही झटके में उनकी पूरी फैमिली को औकात दिखा दी थी। संग्राम धीरे धीरे बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था। अब उसे एक लत लग चुकी थी, लड़कियों की लत। अनिका भी उसके साथ रहती थी। वो घर पर होता तो अनिका के साथ भी होता, लेकिन उसे उतना मतलब नहीं होता उससे। रजतपुरा में मीना जी जब अमारा से फोन पर बातें करती या फिर वीडियो कॉल पर साथ होती, ताई जी खूब जलती। वैसे तो ताई जी ने अब भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी आग लगाने में,
लेकिन मीना जी आप सब समझ चुकी थी। नीता फिलहाल यही थी। वो दिन भर बेड पर पड़ी रहती। आए दिन उसके ससुराल से किसी न किसी बात पर फोन पर ही झड़प होती रहती। खैर नीता का पति उसे अब ले जाना ही नहीं चाहता था, ना ही नीता जाना चाहती थी। ए मीना, किससे बात कर रही है? जरा जूस दे देना नीता को, भूखी है बेचारी। ताई जी नीता से तंग आ चुकी थी, इसलिए थक कर उन्होंने मीना जी को कह दिया। मीना जी ने जूस निकाला और नीता को देने उसके कमरे में चली गई। उनकी आंखें कमरे में जाते ही फैल गई। ये क्या? नीता के बिस्तर पर ढेर सारे फास्ट फूड थे। वो मोमोज खाने में बिजी थी। मीना जी बोली, ये क्या नीता, तुम ये सब क्या खा रही हो? तुम्हारा बच्चा उस पर गलत असर होगा। ताई जी भी गुस्से में नीता को घूरने लगी। कहा, मुझे लगा तू दिन भर कुछ भी नहीं खा रही है और तूने पेट भर कर फास्ट फूड खाया है। तो अब कहाँ जगह होगी तेरे पेट में? ताई जी गुस्से से बोली। नीता ने मुंह बनाकर कहा, ओ माँ आप भी, चाची मुझे दीजिए। तुरंत मीना ने मीना जी के हाथों से जूस ले लिया और पीने लगी। मीना जी बोली, ठीक है दीदी, आप देखें नीता को, कुछ कम पड़े तो मुझे कह दीजिएगा। मीना जी हंसकर वहां से निकल गई। जब से उन्होंने अमारा से माफी मांगी थी और उससे मिलकर आई थी, तब से उनका रिश्ता अमारा के साथ पहले से काफी बदल गया था। अब मीना जी अमारा की जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करती थी और समाज की परवाह करना भी उन्होंने छोड़ दिया था। वो अब दिल से चाहती थी कि अमारा खुश रहे, क्योंकि उसने इन 2 सालों में नर्क से भी बदतर जिंदगी बिताई थी। मीना जी में आए बदलाव को देखकर किशन जी भी खुश थे। अब उन्हें अमारा की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें वीर के रूप में एक हीरे जैसा दामाद मिला था। इधर जयपुर में आज शादी का दिन था। वीर और अमारा बहुत बेसे थे। वीर जहां घर के कार्यक्रमों को देख रहा था, वहीं अमारा सानवी के साथ ही रहती। जितनी भी रस्में होती, दादी सास सभी अमारा से ही करवाती। चित्रलेखा आई हुई थी उसके साथ। और भी लड़कियां थी जो कि पूरी कोशिश में आई थी कि वीर उनसे पट जाएगा। चित्रलेखा ने जब अमारा को इतना तैयार देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अमाया ने बहुत ही कीमती गहने और कपड़े पहने हुए थे। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। भाभी साहब आप यहीं रहो ना प्लीज। सानवी ने अमारा का हाथ पकड़ लिया। भाभी साहब ये क्या बोल रही हो सानवी? चित्रलेखा ने आश्चर्य से कहा। हाँ भाभी साहब, अब भाभी साहब को भाभी साहब नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? तुम्हें नहीं मालूम, भाभी साहब ने शादी कर ली इनसे। क्या शादी? चित्रलेखा चौंक गई। कल ही आहान जब उससे बात कर रहा था तो उसने कहा था वो उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन तभी उसके फोन पर किसी का जरूरी कॉल आ गया और दोनों बात नहीं कर पाए। चित्रलेखा ऊपरी मन से अमारा से मिली और उसे हेलो कहा, पर उसे अमारा और वीर की शादी का सुनकर अच्छा खासा सदमा लग चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वीर और अमारा का रिश्ता शादी तक पहुंच जाएगा। उसे लगता था कि वीर के घर वाले अमारा को कभी नहीं अपनाएंगे और वीर अपने घर वालों के दबाव में अमारा को छोड़ देगा। पर वीर ने तो अपने घर वालों से बिना बताए शादी करके अपने घर वालों को ही हैरत में डाल दिया। उन दोनों को अलग करने से पहले ही वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। अब चित्रलेखा को सदमे से उभरने में थोड़ा समय लगने वाला था। खैर वीर ने काफी समय से अमारा को देखा नहीं था और अब वो उसे देखने के लिए बेचैन हो गया था। वो अमारा को ढूंढते हुए सानवी के कमरे में आ गया तो वहां कुछ लड़कियां खड़ी थी और साथ में चित्रलेखा भी। अमारा भी वहीं थी। अमारा? वीर ने उसे देखकर कहा। जी। अमारा वीर की तरफ बढ़ गई। वीर ने उसे अपने कमरे में जाने के लिए इशारा किया। भाभी साहब आप कुछ देर आराम कीजिए, मैं भी करती हूँ, सानवी ने कहा। सानवी ने सच ही तो कहा था। आज सानवी रात भर शादी की रस्में करती, इसलिए उसे आराम की भी जरूरत थी। सारी लड़कियां एक साथ बोली वीर के जाने के बाद। ओ माय गॉड, यही है वीर? हाँ यही है वो जिससे मेरी शादी तय हुई थी, चित्रलेखा ने कहा। एक लड़की बोली। लेकिन हुई तो नहीं ना। वैसे वीर की शादी हो गई, हमें तो पता नहीं चला। एक्चुअली उन्होंने लव मैरिज की है ना, इसलिए अब तुम लोग भी आराम करो, क्योंकि रात भर तो पार्टी होगी ना, सानवी ने बेड पर पसरते हुए कहा। इधर वीर कमरे में आया। उसने अमारा को जोर से गले लगा लिया। ओ जान, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अमारा वीर की ऐसी हरकत से मुस्कुरा उठी।
हमने भी आपको बहुत याद किया, लेकिन आप हमें दिखे ही नहीं राणा साहब। वो वीर को देखते हुए बोली। तो वीर बोला, हम्म, बस शादी हो जाने तो जान, फिर हम हनीमून पर जाएंगे पूरे 1 मंथ के लिए। अमारा हैरानी से बोली, इतने दिन कौन चाहता है? वीर उसके गले में प्यार से बाहें डालकर बोला, मैं और तुम जाएंगे, और वहां मुझसे दूर जाने के लिए कोई बहाने भी नहीं होंगे तुम्हारे पास, बस तुम और मैं। अमारा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा आप थोड़ी देर आराम कीजिए, रात भर जागना भी तो है। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। अमारा थोड़ी देर सो गई थी। वीर ने उसके चेहरे को सहलाया और उसे अपने सीने से लगा लिया, और उसने भी आंखें बंद कर ली। शाम के समय में सभी औरतें तैयार हो रही थी। सानवी भी रेडी हो रही थी। ब्यूटिशियन आ चुकी थी। दादी सा ने अमारा को भी खानदानी पोशाक और जेवर दिए थे। अमारा भी तैयार हो गई थी। सानवी तो दुल्हन थी ही, लेकिन अमारा को भी सभी देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन आज कोई और भी आया था जो कि अमारा को हैरानी से देख रहा था। उसकी आंखें उस पर ही ठहरी हुई थी। वो बेचैन होकर अमारा को ही देखे जा रहा था। वो और कोई नहीं, संग्राम था, जो आज शादी में आया था, और वीर की नजर उस पर अब तक नहीं पड़ी थी। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। देखते देखते फेरे भी स्टार्ट हुए। आधी रात गुजर चुकी थी। सिंदूर दान के बाद सानवी की शादी पूरी हुई। अब विदाई की रस्म बाकी थी। सभी खाना खाने के लिए चले गए। अमारा का वॉशरूम जाना था। वो कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि किसी ने उसका हाथ अपनी तरफ खींच लिया। अमारा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसके सामने जो भी था उसे वो आश्चर्य से देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मुंह से आवाज ना निकली। सामने खड़े शख्स ने अमारा के होठों पर उंगली रख दी। अमारा के पसीने छूटने लगे। उसकी आंखें बस वीर को तलाश कर रही थी। लेकिन शादी के बाद म्यूजिक बहुत तेज बज रहा था, जिसकी वजह से कुछ भी सुनना नामुमकिन था। अमारा सदमे किसी हालत में चुपचाप खड़ी थी। सामने इस समय संग्राम खड़ा था। उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरह से लाल थी। उसने अमारा को जोर से पकड़ रखा था। अमारा ने कांपते हुए उससे कहा, आप हमें छोड़िए। वह खुद को संग्राम की पकड़ से छुड़ाने लगी। संग्राम उसे घूरते हुए बोला, नहीं छोड़ सकता। इतनी मुश्किल से मिली हो आज मुझे तुम मुझसे दूर हो गई ना एक बार मेरी गलती की वजह से, लेकिन इस बार नहीं। इस बार नहीं अमारा, हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, मेरे साथ चलो अमारा। अमारा गुस्से में बोली, नहीं, हमें आपके साथ नहीं जाना। नहीं रह सकते हम आपके साथ। हमारी शादी हो चुकी है राणा साहब के साथ, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। संग्राम पागलों की तरह बोला, नहीं, यह गलत है। तुमने मेरे साथ पहले शादी की है। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं। पहली बार तुम मेरे करीब आई हो। अब कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलोगी, हम दोनों एक साथ रहेंगे। अमारा गुस्से में बिफर कर बोली, हमने कहा ना, हमें जाने दीजिए। अमार ने खुद को छुड़ा लिया। हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, ना ही अब, ना ही कभी रहना चाहते थे। हमने अपनी जिंदगी बहुत मुश्किलों से संवारी है। राणा साहब हमारी जिंदगी में आए तो हम जीने लगे। क्यों नहीं समझते आप? चले जाइए हमारी जिंदगी से, हमें कुछ नहीं कहना। संग्राम उसे देखता रहा और बोला, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। अमारा प्लीज मुझे एक मौका तो देकर देखो। तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। तुम्हारे साथ कभी मारपीट नहीं करूंगा। प्लीज मेरे साथ चलो। संग्राम अमारा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, पर अब तो सब कुछ उसके हाथ से रेत की मानिंद फिसल चुका था। इधर वीर ने बहुत देर से अमारा को नहीं देखा था, इसलिए वो उसे ढूंढता हुआ कमरे की तरफ आने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज संग्राम की थी। वो संग्राम की आवाज सुनकर रुक गया। उसने देखा सामने अमारा भी वहीं खड़ी थी। संग्राम अमारा के सामने अब नर्म स्वर में बोला, अमारा, मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, हर एक गलती की माफी मांगता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। वीर की आंखें फैल गई गुस्से से। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो अमारा को ये सब कह रहा था? वो आगे बढ़ने को हुआ, पर तभी उसके कानों में अमारा के शब्द पड़े। वो संग्राम से गुस्से में बोली,
हरगिज नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन आपके साथ कभी नहीं जाएंगे। हमने पति का दर्जा आपको देना चाहा था। जिस दिन हमारी शादी हुई थी, हमें लगा था शायद आप शादी होने के बाद हमें इतनी तकलीफ नहीं देंगे, नहीं करेंगे हमारे साथ इतनी बेरहमी से अत्याचार। लेकिन शादी की पहली रात हमें मालूम हुआ आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ हवस मिटाना था। उसके दूसरे दिन भी आपने हमें नहीं बख्शा, हमें बुरी तरह से मारा आपने। क्या क्या भूले हम, बोलिए। और रही हमारे राणा साहब की बात, तो हमने इंसान के रूप में भगवान को देखा है। हम मर जाएंगे लेकिन कभी भी आपके साथ नहीं जाएंगे। हम राणा साहब के हैं और मरते दम तक राणा साहब के ही रहेंगे। संग्राम अमारा को ही खोने लगा और बोला, तुम्हें कभी न कभी मेरे प्यार का एहसास होगा अमारा, तुम देख लेना। तभी वीर उसके सामने आ गया और बोला, तुम्हें अब भी लगता है अमारा को तुम्हारी याद आएगी, या फिर तुम अमारा को ले जाओगे? अमार ने आगे जाकर वीर का हाथ पकड़ लिया। वीर ने उसे अपने पीछे कर लिया और बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुमने जो गलतियां की है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। मुझे कानून का सहारा भी लेना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें बख्श दिया। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें तुम कभी नजर ना आओ। अपनी बीवी के पास जाओ और खुश रहो। कभी अमार के अगल बगल भी मत भटकना, याद रखना मेरी बात। संग्राम अमार की तरफ देख रहा था, लेकिन अमार ने एक बार भी संग्राम की तरफ नहीं देखा था। संग्राम चला गया। वीर अमारा के साथ कमरे में गया। तब तक अमारा फ्रेश हुई, क्योंकि अब विदाई होनी ही थी। उसने कुछ और तो नहीं कहा? वीर ने पूछा। अमारा बोली, नहीं, हम नीचे चले, सभी निकलने वाले होंगे। वीर ने हामी भरी और अमारा का हाथ पकड़ लिया। वीर और अमारा नीचे आ गए। कुछ देर में विदाई हो गई। सानवी बहुत रोई अमारा और वीर को पकड़कर। कुछ ही दिनों में अमारा ने बहुत प्यार दिया था उसे। देखा नर्मदा, कितना प्यार करती है छोटी बहू अपनी ननद से। सभी उन्हें ही देख रहे हैं, कितनी जल्दी इस घर में घुल मिल गई है। दादी साहब मुस्कुराकर बोली, माँ साहब, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे पिघल रही हैं? नर्मदा जी ने कहा, मैं तो मान चुकी हूँ, इससे अच्छी लड़की वीर को मिलती ही नहीं। सारे खूबियां हैं इसके अंदर। विदाई हो चुकी थी। सभी फ्रेश होकर नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि रात भर जागने के बाद भूख और नींद सब पर हावी हो चुकी थी। वीर ने नीचे ही नाश्ता कर लिया था। अमारा भी सभी के साथ बैठकर खा चुकी थी। दोपहर होने को थी। अमारा और वीर को भी नींद आने लगी। तुम सो जाओ, वीर ने उसके सिर को अपने कंधे पर रखते हुए कहा। अमारा वीर की बाहों में गहरी नींद में सो चुकी थी। इधर मुंबई में अनिका अपने कमरे में थी। संग्राम जयपुर गया था, ये उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। उसने कई बार संग्राम को कॉल किया, देर रात वो घर पहुंचा था। उसकी नजरें एक ही जगह बार बार स्थिर हो जाती थी और वो गहरी सोच में डूब जाता था बार बार। सैम, आर यू ओके? अनिका ने पूछा। संग्राम ने कहा और लेट गया। अमारे की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। क्या सच में वीर ने उसे इतना प्यार दिया? उसे वीर से अब चिढ़ हो रही थी। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता था। अमारा सिर्फ वीर की थी, ये संग्राम की भी समझ में आ चुका था। मुझे सोना है, तुम प्लीज डिस्टर्ब मत करना। संग्राम चादर तान कर लेट गया। अनिका उसके बदले रूप को देखकर चौंक गई थी। तभी लीना आ गई तो अनिका उसके साथ बाहर चली गई। लीना ने अनिका से पूछा, क्या हुआ भाभी, भाई उदास क्यों है? अनिका चिढ़कर बोली, ओहो लीना, उसकी आदत मुझे कुछ समझ ही नहीं आती। पता नहीं कहीं गया था, जब से आया है उदास ही है। लीना बोली, ये लड़की हमारा जब से राणा खानदान की बहू बनी है, तब से सारी न्यूज़ उसी फैमिली के होते हैं। शायद भाई ने उसे ही देखा होगा। छोड़ो ना लीना, अब कुछ भी नहीं हो सकता। उसने भी अपने बारे में कुछ सोचा था। कितने दिनों तक हमारे घर में नौकर बन के रहती। वैसे भी वीर प्रताप सिंह राणा का जिस दिन उससे दिल भर गया ना, उसे फेंक देगा। अनीका ने उत्साह से कहा, तुम्हें ऐसा लगता है वो बंदा ऐसा है? सीरियसली, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर उसे ऐसा कुछ करना होता तो हमारे से शादी ही क्यों करता? उसे ऐसे ही यूज कर लेता, क्योंकि हमारा मनाली में शुरुआत में हेल्पलेस ही थी, उसकी कोई मदद नहीं करता। अगर वीर प्रताप सिंह राणा उसे यूज भी करता तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है मनाली में जो उसे कुछ बोल दे।
लीना ने अनिका को जो वो अब तक वीर को समझी थी वो बातें बोल दी। उसने अमारा को शादी से पहले कभी टच भी नहीं किया था। अगर उसे यूज ही करना होता लड़कियों को तो मैं भी तो वहां थी, मुझे कभी देखा भी नहीं उसने। लीना भारी दुख से बोली। अनिका भी दुखी होकर बोली, लेकिन लीना, आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो अमारा वीर को पसंद आ गई? लीना ने लंबी सांसें ली और बोली, पता नहीं, अब तो ये वही जाने। दोनों कुछ देर बातें करती रही, फिर अनिका संग्राम की बगल में आकर लेट गई। संग्राम ने कह तो दिया था कि वो सो गया है, लेकिन सोया नहीं था। उसने मुड़कर अनिका को गले लगा लिया। अनिका उसके ऐसे करने से चौंक गई। क्या हुआ सैम, तुम ठीक हो? अनिका ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। संग्राम उससे अलग हुआ और एक साइड सो गया। इस सुबह अमारा उठी और रेडी होने लगी। वहाँ एक रिवाज था। घर में शादी होने के बाद एक पहाड़ी पर पूजा होती थी। वो माता का मंदिर था। वीर भी रेडी हुआ। सभी रेडी होकर निकलने लगे। चित्रलेखा और आहान भी थे। उन्हें भी नर्मदा जी ने रोक लिया था, क्योंकि चित्रलेखा नर्मदा जी की खास दोस्त की बेटी थी। अमाय ने रेड कलर का सुंदर सा राजस्थानी पोशाक पहना था। वहीं वीर ने क्रीम कलर का कुर्ता पजामा पहना था। रतन जी भी नीचे आ गए थे। वो वीर से ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो वीर से बात करना ही सही नहीं समझा था, क्योंकि वीर ने अमारा से शादी करके मनमानी जो की थी। घर में ढेर सारे मेहमानों और लोगों की वजह से वो बस थोड़ी बहुत बातें कर लिया करते थे। वीर बाहर आ गया। वो भी बाहर ही थे। उन्होंने वीर को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। नर्मदा जी वहीं खड़ी थी। उन्होंने रतन जी से पूछा, क्या बात है रतन जी, आप वीर को ऐसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं? रतन जी बोले, तुम ये क्यों पूछ रही हो नर्मदा? क्या तुम्हें बिल्कुल खबर नहीं उसने मेरी इज्जत कितनी उछाली है? शादी में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। हर एक पहचान के लोग मुझसे अमारा के खानदान के बारे में पूछ रहे थे। तुम्हें पता है मुझे कितना कुछ झूठ बोलना पड़ा? नर्मदा जी बोली, हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। हमारी बिरादरी की औरतें, उन्होंने तो मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें की हैं, पूछी मत। और अब तो मासा, उन्हें अमारा से उम्मीद है कि वो इस घर को वारिस देगी, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मासा बहुत जल्दी उम्मीद करने लगती है नर्मदा। उनकी उम्र हो गई है, उन्हें भी लगता होगा घर में छोटा सा बच्चा हो जिसे वो प्यार करे। नर्मदा जी बोली, हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन हमें लगता है हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, ताकि वीर अमारा को छोड़ दे और किसी सभ्य राज घराने की लड़की से शादी कर ले। रतन जी बोले, देखते हैं नर्मदा, फिलहाल हमें मंदिर जाना है। पंडित जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अमारा, दादी सा और वीर एक गाड़ी में बैठे थे। नर्मदा जी, सुनंदा जी और रतन जी एक गाड़ी में थे। घर के अन्य सदस्य और आहान चित्रलेखा एक साथ थे। वो लोग मंदिर के नीचे खड़े थे। ऊपर 200 सीढ़ियां थी जिसे चढ़कर जाना था। वहां लिफ्ट के लिए भी सुविधा उपलब्ध थी। दादी सा, सुनंदा जी और नर्मदा जी लिफ्ट से ही चले गए। तुम चलोगी ना मेरे साथ? वीर ने बोलकर अपना हाथ आगे कर दिया। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। वहीं अमार ने आधे चेहरे पर घूंघट ओढ़ रखा था, क्योंकि वो नई बहू थी और वहां वैसे भी बहुएं घूंघट में ही होती थी। अमार ने थोड़ा सा घूंघट उठाया और बोली, राणा साहब। वीर ने कहा, बोलो। हमें पेट में दर्द हो रहा है, अमार ने धीरे से कहा। सच में कल से उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। क्या? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वीर ने कहा, बस हमें लगा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, पूजा होनी है ऊपर। वीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अमारा को गोद में उठा लिया। चित्रलेखा और आहान आ चुके थे। चित्रलेखा वीर और अमारा को ऐसे देखकर चिढ़कर बोली, लो, शुरू हो गया इनका। वीर को इतना ही इश्क फरमाना था तो उन्हें यह आना ही नहीं चाहिए था ना। कहकर चित्रलेखा ने मुंह बना लिया। आहान बोला, ओहो चित्रलेखा, तुम भी ना। वो प्यार करते हैं और कितनी अच्छी बात है, हमारा भाभी को गोद में लेकर जा रहा है। आहान, आप उसे भाभी क्यों बोल रहे हैं? चित्रलेखा ने उसे अजीब नजरों से घूर कर कहा। आहान बोला, वीर ने उससे शादी की है तो भाभी हुई, तो और क्या बोलूं। अच्छा चलो, अब हमें भी चलना चाहिए। आहान और चित्रलेखा ऊपर की तरफ चल दिए।
चित्रलेखा को पता नहीं क्यों लेकिन अमारा से नफरत होने लगी थी। वो लोग मंदिर पहुंचे। पूजा में दादी साहब बैठी हुई थी। उन्होंने वीर और अमारा को बैठने को कहा। नर्मदा जी ने मुंह बना लिया और बोली, माँ साहब क्या जरूरत है, आप बैठिए ना, वैसे भी लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। दादी साहब बोली, रहने दो बहू, लोगों का क्या है, आज बोलेंगे कल चुप हो जाएंगे। वीर, छोटी बहू, बेटा आप लोग आइए और बैठिए। दादी सा ने दोनों को अपनी बगल में बिठा लिया। कुछ घंटों के बाद हवन आदि होने के बाद पूजा संपन्न हुई। अमारे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वो लोग जल्दी ही लौट आए। देखा आंटी आपने, अब हमारा सबकी अटेंशन चाहती है, इसलिए बीमार होने का नाटक कर रही है। चित्रलेखा ने नर्मदा जी के कान भरते हुए कहा। नर्मदा जी बोली, हाँ बेटा, कल तक तो सभी से ठीक से बातें कर रही थी, लेकिन आज उसकी तबीयत बिगड़ गई। वीर ने अमारा को थोड़ा सा खाना खिलाया और उसे सुला दिया। वीर उसके सिर को सहला रहा था, तभी उसके कमरे में दस्तक हुई। एक दासी उसे बुलाने आई थी और रतन जी ने उसे बुलाया था। वीर अमारा को अच्छी तरह से कंबल ओढ़ाकर रतन जी से मिलने चला गया। कुछ देर बाद वीर रतन जी के सामने खड़ा था। जी पापा साहब बोलिए। रतन जी वीर को देखकर बोले, बैठ जाओ, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा 1 या 2 मिनट की बात नहीं होगी, तुम्हें ध्यान से सुनना है और इस बात पर अमल भी करना है। वीर रतन जी के सामने सोफे पर बैठ गया तो रतन जी बोले, वीर क्या तुम नहीं जानते हम लोग कौन हैं? कितने बड़े बड़े लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, हमारे खानदान की कितनी इज्जत करते हैं लोग। वीर बोला, जी बाबा साहब हम जानते हैं, आप बताइए बाबा साहब क्या बोलना चाहते हैं। रतन जी आगे बोले, देखो वीर, तुम हमारे इकलौते बेटे हो और हमारी सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। हम तुम्हारी बात पर अमल भी करेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी होगी। वीर ने असमंजस से पूछा, कौन सी बात, क्या कहना चाहते हैं आप? वीर उनकी बात समझ ना सका। रतन जी बोले, देखो घुमा फिरा कर मुझे बोलना नहीं आता, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तुमने उस लड़की से शादी की है जो पहले से शादीशुदा थी, और किससे शादी हुई थी ये भी मुझे मालूम है। वो लड़की एक आम लड़की है, छोटे से गांव की लड़की। ऐसे हमारे यहाँ दासियां होती हैं और तुमने सीधा शादी कर ली। अब पूरे समाज में सभी जानना चाहते हैं कि कौन है, क्या खानदान है, सब कुछ। अब हम लोगों को क्या जवाब दें, बोलो तुम। इसलिए तुम्हें मेरे एक फैसले को मानना होगा। तुम्हें इस खानदान की इज्जत बचानी होगी। वीर थोड़ा सा गुस्से में बोला, क्या मतलब बाबा साहब, और कौन है जो आपसे ऐसी बातें पूछ रहा है? रतन जी ने कुछ फैसला किया था जो कि अमार और वीर की जिंदगी बदलने वाला था। वीर ने पूछा, बताइए बाबा साहब क्या फैसला है आपका? किस तरह से आपकी खोई हुई इज्जत इस फैसले से बच सकती है? नर्मदा जी भी वहीं बैठी थी, दादी सा वहां नहीं थी। इस बार नर्मदा जी बोली, वीर, तुम्हें हमारी बताई हुई लड़की से शादी करनी होगी जो कि इस घर की बहू होगी। बाकी तुम्हें हमारा चाहिए तो वो भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। नर्मदा जी ने अपनी बात कह दी। वीर हल्के गुस्से में बोला, क्या कह रही हैं आप माँ साहब, दूसरी शादी? आखिर क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको हमारा से? वीर, प्रॉब्लम की बात कर रहे हो तुम जानते हो ना, इस घर का वारिस जो भी होगा उसमें खून होना चाहिए राजघराने का, समझे तुम? नर्मदा जी ने गुस्से से कहा। वीर अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोला, तो क्या हमारे बच्चे में हमारा खून नहीं होगा? माँ साहब क्यों नहीं समझती? नर्मदा जी बोली, देखो वीर, तुमने अपनी मनमानी कर ली, जैसा तुम्हें अच्छा लगा तुमने किया। उस लड़की से शादी की तुमने। नर्मदा जी उससे आगे बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन वीर समझ चुका था वो क्या बोलना चाहती थी। वो इस घर के वारिस को जन्म नहीं दे सकती, समझे? वीर बोला, अगर मैं आपके इस फैसले के लिए ना कहूं तो आप मुझे निकाल देंगे तो निकाल दीजिए, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी जिंदगी को क्या समझ लिया है, मैं अमारा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। नर्मदा जी गुस्से में बोली, वीर तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, खासकर अपनी दादी साहब के बारे में तो सोचो। उन्होंने कितने सपने संजोए हैं और तुम्हें अभी भी अपनी मनमानी करनी है। वीर गुस्से में बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को जो सोचना है या करना है कीजिए। वीर वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। अमारा गहरी नींद में सो रही थी।
वीर उसके सामने बैठ गया। उसके सिर पर हाथ फेरा उसने। वीर उसे प्यार से निहारता हुआ बोला, कैसे करूं मैं ये सब? कितना कुछ सहा है अमारा ने। अब उसके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आई है और मैं फिर से उसे ये सब दुख दूं? हरगिज नहीं। हम कल ही मनाली के लिए निकल जाएंगे। वीर को रात भर नींद नहीं आई। सुबह सुबह उसकी आंख लगी थी। अमारा सुबह सवेरे ही जाग गई थी। अब उसकी तबीयत ठीक थी। उसका मन थोड़ा हल्का हुआ था। वो उठकर तैयार हुई और मंदिर में पूजा करने के लिए आ गई। रुक जाओ, सबसे पहले तुम पूजा नहीं कर सकती। हमारे यहाँ कुछ रिवाज है। तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बिगड़ चुका है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। अमारा समझ नहीं पाई वो कौन थी। छोड़िए माँ, जब खुद का ही बेटा नहीं समझा तो इसे क्या कहेंगे? नर्मदा जी ने कहा। वो वीर की नानी थी, जो कि कल देर रात आई थी। अमारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो लोग क्या बोल रही थी। वो साइड में खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा कि तब तक अमारा वहीं खड़ी रही। नानी अमारा को गौर से देखकर बोली, लगती तो बड़ी भोली है ये छोरी, लेकिन चाल तो बड़ी बड़ी चले हैं ये। वो राजस्थानी भाषा का प्रयोग कहीं कहीं कर रही थी। अमारा ने उनके पैर छूने चाहे। वो जैसे ही झुकी वो हट गई और गुस्से में बोली, बस बस, नौटंकी ना कर छोड़ी, मुझे सब मालूम है तू किस लिए आई है। मेरी नाती को क्या पिलाया है तूने? अमारा को अब समझ आ गया वो क्या बोल रही थी। वो नर्मदा जी से बोली, नर्मदा, मैं वीर के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता लाई हूँ। तो देखना वही बनेगी थाली हवेली की बिंदरी, और खानदान को चिराग भी वही देगी। अमारा ने जैसे ही ये शब्द सुने, उसकी आंखों से आंसू बहकर नीचे गिरने लगे। फिर से, क्या फिर से उसके साथ वही होगा? आगे क्या होगा? क्या अमारा और वीर का रिश्ता बच पाएगा? क्या वीर और अमारा षड्यंत्र का शिकार हो जाएंगे? क्या वीर इस षड्यंत्र से खुद को बचा पाएगा? क्या नर्मदा जी और रतन जी वीर और अमारा के रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।